तो स्टूडेंट्स अगला क्लास को हम लोग इलेक्ट्रिसिटीज का फर्स्ट पार्ट किए थे, जिसमें कूलम्स लॉ और स्टडी किए थे और परमिटिविटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशन फार्मूला और वैल्यू ऑफ परमिटिविटी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड नंबरिकल्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का पहला नंबरिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड फर्स्ट नंबरिकल है। What is the force between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 cm apart in air? यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो चार्ज है, एक Q1 और दूसरा Q2, और दोनों चार्ज को एयर में यानी हवा में रखा गया है। कितने डिस्टेंस पर? 30 cm डिस्टेंस पर। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी चार्ज के बीच क्या फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि गिवन दैट यानी मान जो दिया हुआ है Q1 चार्ज का 2 into 10 to the power minus 7 कूलम, यानी फर्स्ट चार्ज का जो वैल्यू है वो इतना है, और सेकेंड चार्ज का जो वैल्यू है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, और जो डिस्टेंस दिया है वो 30 cm। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि cm जो है, सेंटीमीटर जो है, वो ऐसा यूनिट नहीं होता है डिस्टेंस का। तो जैसे इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे फोर्स मांग रहा है F बराबर वाट। तो कूलम्स लॉ में हम लोग दो कंडीशन पढ़े थे, एक एयर और वैक्यूम वाला और एक मीडियम वाला। तो क्वेश्चन में स्पष्ट कह दिया है कि एयर में रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बटे R स्क्वायर। तो R का वैल्यू क्या है, 0.3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.3 इंटू 0.3। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट उड़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9, और ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पर क्या पावर है, 9 है, यहाँ पर पावर क्या है, -7 -7, तो -14 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 100 है, तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर, और 9 और 2 11 यानी -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। यही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। डेट मीन्स यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड ये एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबरिकल है। बिल्कुल आपके सामने है कि दो चार्ज के वैल्यू यानी Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, और R का डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। फॉर्मूला में पुटअप किए, ठीक है, और वो इजीली आंसर निकल गया। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक है तो एक्सरसाइज में फर्स्ट आप नंबरिकल जैसे ही देखेंगे तो ये बिल्कुल आप हिंदी इंग्लिश जिसमें नोट करना चाहते हैं आप बुक से नोट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन इजीली कह रहा है कि एक स्मॉल स्फीयर है, छोटा कोई गोला है, जिस पर चार्ज फर्स्ट चार्ज Q1 बराबर 0.4 माइक्रोकूलम दे दिया, यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह दिया है, फर्स्ट गोला पर चार्ज है, और कह रहा है कि दूसरे गोले के कारण, तो दूसरे गोले पर कितना चार्ज है,
माइनस 0.8 माइक्रो कूलम, और कह रहा है कि दोनों के बीच जो फोर्स है F बराबर वो कितना है 0.2 न्यूटन है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि कूलम यानी चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर माइक्रो में वैल्यू दिया है, तो माइक्रो को हम लोग हटाएंगे तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, और फोर्स तो ऐसा यूनिट में दिया ही है। अब आइए फर्स्ट इसमें दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, यानी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, R बराबर वाट, यानी फर्स्ट इसमें कह रहा है। तो V नॉट एट हम लोग जानते हैं, तो देखिए क्या जानते हैं हम लोग, तो F बराबर, चूंकि दोनों फोर्स जो है वो ईयर में है दोनों चार्ज, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह दिया है कि ईयर, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि R स्क्वायर इधर आएगा क्योंकि उसका वैल्यू निकालना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टे F, R स्क्वायर यहाँ आ गया और F यहाँ आ गया। आइए सबका वैल्यू पुटअप करते हैं, तो R स्क्वायर बराबर इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 का वैल्यू क्या है -0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू Q2 का वैल्यू क्या है माइनस है, तो कैलकुलेशन में माइनस पुटअप नहीं किया जाता है, तो 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बट्टे और फोर्स का वैल्यू क्या है 0.2 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R स्क्वायर बराबर, तो R स्क्वायर बराबर, तो सबको आगे कर लेते हैं, तो 9 इंटू 0.4 इंटू 8, चूँकि पॉइंट यहाँ और यहाँ उड़ गया है, और बट्टे क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 है, और यहाँ पर -6, तो माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और कहीं कुछ है तो और कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लोग R स्क्वायर बराबर, तो इसको जैसे हम लोग 4 से ये हो जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर, तो 12 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा -3, और एक यहाँ पर 1 ऊपर जाकर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -4। तो इस तरह से R बराबर, तो जैसे स्क्वायर इधर आएगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 12 में 9 घटेगा कितना हुआ -3, और यहाँ से एक पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 हो गया। तो 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4। इस तरह से R बराबर, तो इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से R बराबर कितना हो जाएगा 4 12 × 10⁻² मीटर। अगर -2 को हटाएंगे तो R बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से दोनों चार्ज यानी 0.4 माइक्रोकूलम और -0.8 माइक्रोकूलम का जब दो चार्ज के बीच 0.2 न्यूटन फोर्स अप्लाइड होता है, तो उस समय उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए। ये A नंबर हो गया। अब हम लोग B नंबर सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब तक हम लोग ये नंबर यानी डिस्टेंस निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में, यानी उसी नंबर 2 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड एस्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी सेकेंड एस्फीयर पर फर्स्ट एस्फीयर के कारण कितना फोर्स लगता है। तो बहुत ही सिंपल फोर्स क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा द फोर्स ऑन द सेकेंड एस्फीयर ड्यू टू फर्स्ट एस्फीयर। तो सेकेंड एस्फीयर पर जो फोर्स होगा फर्स्ट एस्फीयर के कारण, जो फर्स्ट जो फोर्स यानी कहने का मतलब है कि सेकेंड द्वारा फर्स्ट पर जितना फोर्स लगता है, फर्स्ट के द्वारा भी सेकेंड पर उतना ही बल लगेगा। तो फोर्स कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन हो जाएगा।
और दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स होगा वो आकर्षण होगा, डेट मीन्स एट्रैक्टिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि सर क्यों उतना फोर्स क्यों हो जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि पहले चार्ज द्वारा जितना बल लगेगा दूसरे चार्ज द्वारा भी उतना ही बल लगेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, इसलिए दोनों चार्ज के बीच कैसा फोर्स लग जाएगा, एट्रैक्टिव एंड आकर्षण हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बी नंबर में सॉल्यूशन देखें कि द फोर्स ऑन द सेकेंड एस्फीयर ड्यू टू फर्स्ट एस्फीयर, एंड फर्स्ट एस्फीयर के कारण सेकेंड एस्फीयर पर जो फोर्स होगा वो कितना न्यूटन हो जाएगा, 0.2 न्यूटन, यानी दोनों बॉडी पर इक्वल फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम के नियम की सीमाएं, यानी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कूलम का नियम किस हद तक लागू है और किस हद तक लागू नहीं है। और इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कूलम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कूलम्स लॉ के लिए दोनों चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज यानी छोटा चार्ज होना चाहिए। तो डेट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी पॉइंट मतलब बिंदुवत आवेश यानी छोटा आवेश होना चाहिए। स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट है कि दोनों चार्ज जो है वो विराम अवस्था में होना चाहिए, यानी वो रुका हुआ होना चाहिए। डेट मीन्स हम लोग कहेंगे स्टेट इन रेस्ट, दोनों चार्ज विराम अवस्था में होना चाहिए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों चार्ज के बीच का एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और वो मिनिमम डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से अगर कम हुआ तो फिर कूलम्ब्स लॉ उसके लिए लागू नहीं होगा। तो 10⁻⁻15 मीटर को हम लोग 1 फर्मी भी कह सकते हैं। डेट मीन्स अगर इससे कम हुआ तो फिर कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो न्यूक्लियंस के लिए लागू नहीं है, न्यूक्लियंस के लिए लागू नहीं है, नॉट फॉर वैलिड न्यूक्लियंस। तो अब ये समझना है कि न्यूक्लियंस में होता कौन है, तो न्यूक्लियंस में कौन होता है, प्रोटॉन, और कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है। तो दोनों चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि प्रोटॉन पर तो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, इसीलिए नाभिक के लिए न्यूक्लियंस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ में आप इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं। मिनिमम 2 पॉइंट, अगर आपको 2 नंबर का पूछता है तो मिनिमम 2 पॉइंट और मैक्सिमम 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी छोटा आवेश होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, यानी विराम अवस्था में होना चाहिए, स्टेट इन रेस्ट। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे डिस्टेंस अधिक होना चाहिए, और इतना मीटर को हम लोग 1 फर्मी भी बोलेंगे। और यह जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ न्यूक्लियंस के लिए लागू नहीं होता है। तो ये था लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ये स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दो फोर्स के बीच हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो एक तरफ हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, शॉर्ट में EF लिख देते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो पहले हम लोग पहला पॉइंट ये जानेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो F बराबर KQ1 × Q2 बटे
आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर G(m1) इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला को देखने से पता चलता है कि बहुत चीज़ समानता भी है, इक्वालिटी है, लेकिन बहुत कुछ डिफरेंट भी है, डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं, हम लोग को निकालना है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों फोर्स में अंतर क्या है। तो पहला अंतर में तो आप इस फार्मूला को देख सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज के कारण लगता है, यानी फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज, यानी इसमें जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है। तो यहाँ पर एस लगा दीजिए क्योंकि दो चार्ज के कारण लगता है। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि ये जो है बॉडी के मास के कारण लगता है। तो दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि फोर्स ड्यू टू मास ऑफ ए बॉडी, मास ऑफ ए बॉडी यानी पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड है। ये चार्ज के कारण उत्पन्न होता है और वो मास के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में कैसा फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है। चलिए तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। तो स्टूडेंट्स चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो फोर्स है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी डिफरेंट मीडियम के लिए अगर मीडियम अगर डिफरेंट होगा तो फिर फोर्स का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर पानी होगा तो उसके लिए फोर्स कुछ अलग हो जाएगा, अगर दोनों चार्ज के बीच अगर कांच होगा तो उसके लिए कुछ अलग हो जाएगा, अगर हवा होगा तो उसके लिए फोर्स क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी दो बॉडी के बीच कुछ भी मीडियम हो जाए, कुछ भी हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, does not depends on the nature of मीडियम, यानी मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कौन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड करता है। तो इस तरह से 4 पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो आकर्षण और विकर्षण यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। अट्रैक्ट भी करता है। अट्रैक्ट कब करता है, जब ऑपोजिट नेचर का चार्ज होता है, एक चार्ज नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए तो आकर्षण होता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो फिर दोनों नेगेटिव हो जाए, तो फिर इन दिस कंडीशन दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये दोनों नेचर का होता है, यानी अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, दोनों स्वभाव का होता है। और ये जो होता है ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच आपके सामने 5 पॉइंट है। आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो मिनिमम शॉर्ट क्वेश्चन में मिनिमम 2 पॉइंट और मैक्सिमम 4 पॉइंट लिख सकते हैं, जो बिल्कुल आपके 5 पॉइंट आपके सामने खड़ा है। आइए एक बार हम लोग फिर से डिस्कशन करते हैं कि क्या कहता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर E लगा देते हैं हम। और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ G लगा देते हैं, G इंटू M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर। K को कूलम्ब या कप्पा कांस्टेंट कहा जाता है, अगला क्लास हम लोग पढ़े थे। और G को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो चार्ज के कारण उत्पन्न होता है, और ये किसके कारण? मास ऑफ ए बॉडी, किसी पिंड के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स होता है। हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट मीडियम के लिए फोर्स का मान क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम चेंज हो जाने पर, यानी कुछ भी चेंज हो जाने पर फोर्स का मान चेंज नहीं होगा। पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह फोर्स एट्रैक्टिव एवं रिपल्सिव, यानी आकर्षण एवं विकर्षण दोनों नेचर का होता है, और ये ओनली फॉर एट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या क्या इक्वालिटी है, यानी क्या क्या समानता है। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एवं ग्रेविटेशनल फोर्स, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच क्या क्या समानताएं हैं, तो आपको आंख बंद करना है और ये टॉपिक आपको लिखना है। तो पहले टॉपिक समझ लीजिए, मेरे ख्याल से लिखने से पहले आपको याद हो जाएंगे। हमको ये पता करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में से क्या क्या चीज़ें हैं जो समानताएं हैं, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स में होता है वही किस में होना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स में होना चाहिए। तो पहली बात तो ये पता चल रहा है यहाँ से कि दोनों फोर्स जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि यह दोनों फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। आप लिख सकते हैं इट्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यह जो है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। पहला पॉइंट है कि यह दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह दोनों फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल। ठीक है, केंद्र के कारण, बॉडी के जो सेंटर है उसके कारण अप्लाइड होता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो है दोनों फोर्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये समझना है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता क्या है, क्या ऐसी मतलब कि दोनों फोर्स में से क्या चीज़ें हैं जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होता है। तो आइए पहले दोनों फोर्स का हम लोग फार्मूला देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी R स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है? R स्क्वायर है। इसका मतलब है कि दोनों जो है वो डिस्टेंस के वर्ग का व्युत्क्रम कर्मानुपाती होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि फोर्स जो है 1/r स्क्वायर का क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी ये जो बात है वो दोनों फोर्स में पाई जाती है। और पॉइंट नंबर 4 है कि यह दोनों फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी संरक्षी प्रकृति का होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में ये चार समानताएं पाई जाती है। फर्स्ट है कि दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पालन करता है। दूसरा पॉइंट है कि दोनों सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल होता है। तीसरी पॉइंट है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। और चौथा पॉइंट है कंजर्वेटिव नेचर, यानी दोनों फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इक्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स लिखकर, इसका हिंदी होता है विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के बीच समानताएं।